नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जस्ट यूपीएससी में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग इन्वायरमेंट की सीरीज़ कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में हमने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके पहले बायोस्फीयर रिजर्व में है वो देख लिया है, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व में जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ये सारे की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखना ही देखना है। किसी प्रकार की देखने में, किसी प्रकार के वीडियो की प्ले होने में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको कमेंट में बता सकते हैं और उसका जल्द से जल्द जो है वो सलूशन आपको प्रदान कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में बताया था आपको, ठीक है, ये पूरा बताया था आपको। बायोस्फीयर रिजर्व की जो सूची थी वो पूरा बताया था, 12 हैं आपके। आज बायोस्फीयर रिजर्व की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति क्या है वो देख लेते हैं। जैसे कि पहले ही जानते हैं कि इसके लिए जो संस्था काम करती है वो यूनेस्को है। यूनेस्को के विषय में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यूपीएससी हर बार मैंने कि जैसे बताया है क्वेश्चन पूछती है और पूछेगी, चाहे आप पढ़ के जाएं तो ना जाएं। तो यूनेस्को ने विकास और संरक्षण के यूनेस्को द्वारा विकास और संरक्षण के बीच संघर्ष को जो कम करने के लिए प्राकृतिक क्षेत्र के लिए पदनाम बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत की। ध्यान सुनिएगा, यूपीएससी जब ये इस चीज़ को पूछेगी तो ऐसे नहीं पूछेगी, वो सीधा सीधा क्वेश्चन को घुमाएगी और उसके बाद पूछेगी वो कौन सी संस्था है जिसके द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर बायोस्फीयर रिजर्व को राष्ट्रीय सरकार द्वारा नामित किया जाता है। तो याद रखिए, अगर राष्ट्रीय सरकार की बात कर रहा है मतलब केंद्र सरकार की बात कर रहा है, ना कि स्टेट सरकार की बात की है। राष्ट्र स्तर पे तो केंद्र ही होते हैं ना। तो जो कि यूनेस्को में मैन्ड एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत न्यूनतम मानदंड को पूरा करता है। वैश्विक रूप से 122 देशों में 686 बायोस्फीयर रिजर्व भंडार हैं, जिसमें से 20 परागमन स्थल शामिल हैं। आगमन मतलब आने जाने का, ठीक है। अगर हम प्रबंधन की बात करें इसके, तो ये जो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो बायोस्फीयर रिजर्व योजना के तहत 100% अनुदान की सहायता प्रदान की जाती है, जिसका प्रयोग संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत प्रबंधन कार्य के लिए या उनके द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के प्रबंधन के लिए या उनमें शामिल गतिविधियों को बढ़ाने के लिए आगे योगदान दिया जाता है। मतलब कहने का कि ये जो अनुदान 100% है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं, क्रियान्वयन गतिविधियां जो भी होता है उन सब के लिए होता है, ठीक है। इस योजना के तहत स्वीकृत गतिविधियों का अगर संक्षिप्त वर्णन करें तो मूल्य संवर्धन गतिविधियां, खत्म हो रहे संसाधन का सतत उपयोग करना, संकटग्रस्त प्रजातियों और पारिस्थितिकी प्राणियों के परिदृश्य का पुनर्वास, फिर से उनको निवास प्रदान करना, स्थानीय समुदायों का सामाजिक आर्थिक उत्थान करना, गलियारे क्षेत्र का रखरखाव और सुरक्षा, संचार प्रणाली और नेटवर्क का विकास करना ताकि व्यवस्थित संचार हो सके, पारिस्थितिकी पर्यटन का विकास करना। बायोस्फीयर रिजर्व योजना अन्य संरक्षण से संबंधित योजनाओं से अलग है। फिर से मैं सुन लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व योजना अन्य संरक्षण जो से संबंधित योजनाएं हैं उनसे अलग है। वो कैसे? इस योजना ने कोर क्षेत्र, मैंने बनाया था, आपको बताया था बाकायदे बना करके, ये है आपका, ठीक है, ये है आपका, ठीक है, ये आपका कोर क्षेत्र है। फिर यहाँ पर आपका बफर जोन हो जाएगा, फिर आपका एक आ गया संक्रमणकालीन क्षेत्र, सबसे बाहर का जो होता है। जैसे मैंने बताया था आपको, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, समताप मंडल, समताप सीमा, आयन मंडल बाद में आता है, पहले मध्य मंडल आएगा, मध्य मंडल, मध्य सीमा, आयन मंडल के बाद सीमा नहीं होती, फिर होता है आपका बाह्य मंडल, उसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है। और इनकी रेंज जो होती है 13 से लेकर के 50, 13 से 20, 20 से 50, 50 से 80, 80 से 180, इस टाइप में होती है, ठीक है। तो आप उनको देख लीजिएगा, वहाँ इनका यहाँ पर कोई इंटरलिंक नहीं है, बस एक बात बताने के लिए बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर कि कोर प्रभाव कैसे होता है, उसके ऊपर बफर प्रभाव कैसे होता है, उसके बाद संक्रमणकाली क्षेत्र, इनके लिए मैंने बताया है ये, ठीक है। इस योजना ने कोर क्षेत्र के प्राकृतिक भंडार की जैव विविधता पर जैविक दबाव को कम करने के लिए बफर और संक्रमण क्षेत्र, यह संक्रमण क्षेत्र का नाम आ गया, देखिए, क्षेत्रों में लोगों के लिए पूरक और वैकल्पिक आजीविका समर्थन के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय निवासियों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया। मतलब मैं पूरा समझा देता हूँ उसका मतलब। ये कहना चाहते हैं कि यूनेस्को द्वारा जो योजना चलाई गई, उस योजना के अंतर्गत 100% योगदान मतलब फंड दिया जाता है। उस फंड में 3 प्रकार के हमारे यहाँ इफेक्ट पाए जाते हैं। जैसे
कोर प्रभाव है आपका, प्रभाव पाए जाते हैं, मतलब कोई इफेक्ट, उसी को इफेक्ट बोलते हैं। तो आपके प्रभाव में कोर प्रभाव है, उसके बाद बफर प्रभाव आपका कह सकते हैं, बफर जोन हो सकता है, उसके बाद संक्रमणकालीन है। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अब ये जो एरिया है आपका, ये कोर, वहाँ पर तो किसी प्रकार के मानव गतिविधि, विकास गतिविधि या दुनिया भर की चीज़ों का कोई मतलब कि किसी प्रकार की अनुमति तो नहीं है ना, मतलब वहाँ पर किसी प्रकार की अनुमति नहीं है किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। हाँ, वो बात अलग की है, अगर अनुसंधान जैसी बात आ जाए या किसी प्रकार की रिसर्च की बात आ जाए करने के लिए, तो वो उसकी इजाज़त दी जा सकती है, वो भी गवर्नमेंट देगी तब, वरना वो भी वर्जित है। तो वहाँ के जो समृद्ध जैव विविधता है उस पर तो कोई हाथ लगा नहीं पाएगा। तो हमें अपनी नीड पूरी करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूरत तो होती ही है ना। हम क्या करेंगे, इस योजना के थ्रू हम लोग बफर जोन जो है और संक्रमणकालीन जो क्षेत्र है उनमें हम इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके विकसित करेंगे, ताकि मानव के जीवन में जो स्थानीय लोगों के निवासियों के कल्याण के लिए या मानव के जीवन के कल्याण के लिए कुछ जो चीज़ें चाहिए वो वहाँ बाहर भी विकसित हो पाएँ, उतनी मात्रा में तो नहीं, लेकिन जीवन यापन करने के लिए तो पर्याप्त रहें ही। क्योंकि जैव विविधता को अगर हम लोग अलाउ कर देंगे अंदर, मान लीजिए अलाउ कर देंगे जैव विविधता के जा करके आप थोड़ा सा छेड़छाड़ कर दीजिए, तो फिर परिस्थिति की संकट उत्पन्न हो सकता है। वही चीज़ ये यहाँ पर बता रहे हैं इस लाइन में। अब संरक्षण की बात करें इसके, तो बायोस्फीयर रिजर्व नाम की योजना वर्ष 1986 से भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें उत्तर पूर्व क्षेत्र की बात कर रहे हैं, राज्यों और 3 हिमालय राज्यों को 90 और 10 के अनुपात में तथा राज्यों के रखरखाव और कुछ वस्तुओं के सुधार विकास हेतु 60 और 40 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। 90 और 10 का कॉन्सेप्ट ये है कि 90% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 10% जो है वो राज्य खुद करेगा। इसी प्रकार से 60 और 40 का रेशियो जो होता है उसमें ये कहा जाता है कि 60% तो केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य खुद अपने आप से उसको कलेक्ट करेंगे। कैसे करेंगे वो उनकी जिम्मेदारी है, ठीक है। राज्य सरकार प्रबंधन कार्य योजना तैयार करती है और इसका अनुमोदन निगरानी कार्य केंद्रीय समिति द्वारा किया जाता है। निगरानी कार्य केंद्रीय MAB समिति द्वारा किया जाता है, जो कि यूनेस्को द्वारा ही चलाया गया है, ठीक है। 1971 में क्वेश्चन आया हुआ है इस पे। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, अभी देखिएगा ये आ गया जैसा कि मैंने ऊपर बताया, लेकिन यहाँ ऊपर आ भी गया है स्लाइड में। टॉपिक क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व ही है। 1971 में शुरू किया गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। तो फिर से सुन लीजिए कि 1971 में शुरू किया गया यूनेस्को का मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, जिसको MAB भी कहा जाता है, एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य है लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों में सुधार के लिए वैज्ञानिक आधार स्थापित करना। आगे कह रहे हैं, यह आर्थिक विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है और सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से उचित तथा पर्यावरणीय रूप धारणीय है। आगे क्या कह रहे हैं कि भारत में कुल 11 बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिन्हें मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम के तहत अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी गई है। जैसे नीलगिरी पहला शामिल है, इसकी स्थापना डेट मैंने बताई थी, फिर से बता दे रहा हूँ, 1986 है। मन्नार की खाड़ी है जिसमें 21 द्वीप होते हैं आपकी, ये क्वेश्चन आया था सॉरी, बिहार PCS में। सुंदरबन है, इसको भी अब रामसार की सूची में शामिल कर दिया गया है, रामसार की सूची में शामिल कर लिया गया है। नंदा देवी, जिसे फूलों की घाटी कहा जाता है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, फूलों की घाटी कहा जाता है, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा है UPSC ने डायरेक्ट। यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं। नोकरेक ये मेघालय में है, ठीक है। ये कहाँ पे है, मेघालय में है, ये बता चुके हैं अच्छे से हम। पंचमढ़ी भी बता चुके हैं आपको, मध्य प्रदेश में है, MP में है। सिमलीपाल कहाँ पे है ये भी बता चुके हैं। अचान कुमार अमरकंटक, इसका 68% भाग तो छत्तीसगढ़ में, बाकी 32% लगभग आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। महान निकोबार अंडमान निकोबार में है। अगस्त मलैया केरल कर्नाटक तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन पे स्थित है। खंग चेंदंग जोंग 2018 में मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के तहत प्रोग्राम के तहत जोड़ा गया था। तो आपको पता हो गया कि अगस्त मलैया केरल कर्नाटक, लेकिन वैसे केरल में ही जोड़ा जाएगा अगर आ जाता है तो ऑप्शन में, ठीक है।
तो आपको समझ में आ गया। मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नोरोक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, असन कमार, अमरकंटक, महान निकोबार, अगस्तमल्या, ये सब हैं। कुछ मैंने कुछ फैक्ट बताए हैं जहाँ से क्वेश्चन हर बार आए हुए हैं। ठीक है, आगे चयन प्रक्रिया कैसे होती है ये देख लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरोकारों द्वारा नामित किए जाते हैं और उन राज्यों के संप्रभु क्षेत्र अधिकार में रहते हैं जहां वे स्थित हैं। एमएबी इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल MABICC के निर्णयों के बाद यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व का अंतर सरकारी MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है। फिर से सुन लीजिए कि बायोस्फीयर रिजर्व राष्ट्रीय सरकारों द्वारा नामित किए जाते हैं। जैसा कि पहले बताया, राष्ट्र सरकार कौन है? केंद्र सरकार। उन राज्यों के संप्रभु क्षेत्र अधिकार में रहते हैं जहां वे स्थित हैं। याद रखिएगा, राज्यों के संप्रभु अधिकार क्षेत्र मतलब अधिकार तत्कालिक रूप से किसका होता है? राज्य का होता है, लेकिन अनुमति कौन देता है? केंद्र सरकार देती है। और उसके बाद एक कह रहा है जो MAB इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल है के निर्णय के बाद ही यूनेस्को के सॉरी, गले में खराश हो गई है थोड़ा। निर्णय के बाद यूनेस्को के महानिदेशक द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व को अंतर सरकारी MAB कार्यक्रम के तहत नामित किया जाता है। साइटें सभी सदस्य राज्यों और यूनेस्को के 9 एसोसिएट सदस्यों द्वारा प्रस्तावित की जा सकती हैं। ठीक है, भारत में जैवमंडल आरक्षित केंद्र कौन कौन से हैं? जैसा कि नाम मैंने अभी बता दिया आपको। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए आप। नीलगिरी बताया था। अवस्थित राज्य हैं, इनमें कौन कौन से क्या क्या आते हैं ये भी ध्यान से सुन लीजिए। वायनाड आता है, इस पे यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपीएससी ने, और 2 बार कंटिन्यू पूछा है 2021 2020 में। वायनाड, नगरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, नीलंबूर, साइलेंट वैली, सिरुवानी पहाड़ी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक का हिस्सा है। इतनी चीज़ें आती हैं। इसको पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम लगाने के लिए यूपीएससी ने इसी टाइप में दिया हुआ था। इतनी चीज़ें हैं। वायनाड, नगरहोल, राष्ट्रीय उद्यान भी हैं। याद रखिएगा, ये इतने नाम लिखे हुए हैं, राष्ट्रीय उद्यान है। ये अवस्थिति कहाँ है राज्यों में? किन किन राज्यों में है? राष्ट्रीय उद्यान में। ये राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नंदा देवी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जिला का जो उत्तराखंड में है, ये नाम तो नहीं है राष्ट्रीय उद्यान के, लेकिन जिलों के नाम है। अवस्थिति यहाँ पे है। नोरोक 1988 में गारो हिल्स मेघालय का हिस्सा है। ग्रेट निकोबार आप जानते ही हैं। मन्नार खाड़ी बता ही चुके हैं आपको, तमिलनाडु में है। ठीक है, मानस बता चुके हैं आपको, सुंदरबन भी बता चुके हैं आपको। ठीक है, सिमलीपाल मयूरभंज उड़ीसा का हिस्सा है। ठीक है, बता चुके हैं आपको। आगे फिर से देख लीजिए, डिब्रू सैखोवा ये भी बता चुके हैं, असम में है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश, सियांग दिबांग की घाटी में है। ये हम बस केवल रिवीजन पर्पज कर रहे हैं, बाकी हो चुका है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के बैतूल, होशिंगा और छिंदवाड़ा में है। कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला सिक्किम के भाग में है। अगस्तमलई की बात करें, केरल में नैनार, पेम्बार, सैदुर्नी वन्यजीव अभ्यारण्य उनके आसपास के क्षेत्र में है। अचान कमार अमरकंटक मध्य प्रदेश, अनूपपुर, डिंडोरी जिलों में, और कुछ छत्तीसगढ़ में है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। कच्छ गुजरात के राजकोट, सुरेंद्र नगर और पाटन सिविल जिलों का हिस्सा है। ठीक है, कोल्ड डिजर्ट बता चुके हैं ये भी। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान एवं आसपास हिमाचल प्रदेश में चंद्रताल तथा सर चू किम्बर वन्यजीव अभ्यारण्य के पास ये स्थित है। शेषाचलम आंध्र प्रदेश में बता चुके हैं ये। ठीक है, पर्वत श्रृंखलाएं आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कडप्पा जिलों में है। पन्ना 2011 मध्य प्रदेश, पन्ना छतरपुर जिले का हिस्सा है, जहां पर हीरे की तमन्ना है, पन्ना मुझे मिल जाए, इस टाइप में याद रखिए। विश्व का प्रथम 5 देशीय जैवमंडल निश्चय कौन सा है? तो यूनेस्को ने यूरोप में मूरवा द्रवा डेनबू, फिर से सुन लीजिए, यूनेस्को ने यूरोप में मूरा द्रवा डेनब को विश्व के प्रथम 5 देशों के जैवमंडल निश्चय बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में मान्यता दी है। जैवमंडल निश्चय मूरा द्रवा डेनबू या डेनोब नदियों के 700 किलोमीटर तथा ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया में विस्तृत है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। नाम पूछ लेगा कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ऑस्ट्रिया,
स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया में विस्तृत है। अगर हम निश्चय का कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 1 मिलियन हेक्टेयर, जिसे प्रायः यूरोप का अमेजन कहा जाता है, जिसे महाद्वीप पर सर्वाधिक वृद्ध नदी संरक्षित क्षेत्र बनाता है। फिर से सुन लीजिए, निश्चय का कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1 मिलियन हेक्टेयर, जिसे प्रायः यूरोप का अमेजन कहा जाता है, इसे महाद्वीप पर सर्वाधिक वृद्ध नदी संरक्षित क्षेत्र बनाता है या बनाती है। नया रिजर्व यूरोपीय ग्रीन डील में एक महत्वपूर्ण योगदान का प्रतिनिधित्व करता है। साथ ही मुर्रा द्रवा डेन्यूब क्षेत्र में यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति के कार्यान्वयन में योगदान देता है। मतलब कुल मिलाकर के इससे वहाँ के जैव विविधता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है यूनेस्को के द्वारा यूरोपियन कंट्री में। ठीक है, आगे कह रहा है कि यूरोपीय संघ की जैव विविधता, यूरोपीय संघ की जैव विविधता रणनीति का उद्देश्य 25,000 किलोमीटर नदियों को पुनर्जीवित करना तथा 2030 तक यूरोपीय संघ के 30% भूमि को संरक्षित करना है। वहाँ पर विकास ज़्यादा हुआ है, तो सीधी सी बात है, विकास ज़्यादा हुआ है तो जैव विविधता का ज़्यादा ह्रास हुआ होगा, जैव विविधता का ज़्यादा नुकसान हुआ तो उनको पुनर्जीवित करने के लिए ये सारे प्रोग्राम यूनेस्को के द्वारा और यूरोपियन कंट्री के द्वारा मिलकर चलाए जा रहे हैं, ताकि नदियों को पुनर्जीवित किया जा सके। क्योंकि नदियाँ वहाँ के इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर हैं, वहाँ के इंडस्ट्रियल जो उद्योग लगे हुए हैं, आपके इंडस्ट्री लगी हुई हैं, उन्होंने दूषित कर दिए हैं नदियों को, पानी खराब हो गया है, पानी यूज कर लिया है, तो फिर से उन्हें पुनर्जीवित करने का ये एक प्रोग्राम है या एक प्रयास है। ठीक है, मुर्रा द्रव डेन्यूब रिजर्व के बारे में अगर हम बात करें तो निश्चय में बाढ़ के मैदान के वनों, कंकड़, रेत के तट, नदी के द्वीप, गोखुर झील, घास के मैदान हैं, यहाँ पर इतनी चीज़ें हैं। फिर सुन लीजिए, बाढ़ के मैदान के वनों, कंकड़ एवं रेत के तट, नदी के द्वीप, गोखुर झील और घास के मैदान, इतनी चीज़ें यहाँ पर हैं। यह महाद्वीप यूरोप में सफ़ेद पूंछ वाले चील के प्रजनन के उच्चतम घनत्व के साथ लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे कि लिटिल टर्न, ब्लैक स्टॉक, उदबिलाव, बीवर, स्टार्जन का आवास भी रहा है। फिर से सुन लीजिए, यह महाद्वीप यूरोप में सफ़ेद पूंछ वाले चील के प्रजनन के उच्च घनत्व के साथ साथ, उच्च घनत्व का मतलब वहाँ पर सफ़ेद पूंछ वाले चील का जो है प्रजनन बहुत उच्च रहा है, और उसके साथ साथ वहाँ पर लुप्तप्राय प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे लिटिल टर्न, ब्लैक स्टार्क, उदबिलाव, वीवर, स्टार्जन का आवाज़ भी यहाँ पर खूब अच्छे से रहा है। WWF की बात करें, WWF के अनुसार 2,50,000 से अधिक प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण वार्षिक विमर्श एवं भोजन स्थल भी यहाँ पे है। इसके अतिरिक्त बात करें तो लगभग 9 लाख व्यक्ति बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करते हैं। देख लेते हैं आंकड़ा गलत तो नहीं हो रहा है। ठीक, आंकड़ा गलत तो नहीं है मेरे ख्याल से, सही है। ठीक, 9 लाख बायोस्फीयर रिजर्व में निवास करते हैं। प्राकृतिक एवं व्यक्तियों द्वारा, प्रकृति एवं व्यक्तियों हेतु अतिरिक्त परियोजनाएं पूर्व से ही क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही हैं। मतलब कि प्रकृति को समायोजित करने के लिए, साथ में मनुष्य के उनके संबंधों को अच्छा बनाने के लिए पहले से भी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। ऐसा नहीं कोई नई योजनाएं यूनेस्को और यूरोपियन कंट्री के बीच में मध्यस्थता करके लाई जा रही है, नहीं, उसके पहले भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि जो ये इतना मतलब कि जैव विविधता को नुकसान हुआ है और जो ये पर्यावरण परिस्थिति की इतनी विश्व लेवल पर देखो आज कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुँच गया है, उनको सुधार किया जा सके। लेकिन वो तो यूरोपीय कंट्री के लिए ही है। और यूपीएससी ने इस पर क्वेश्चन भी पूछा था, अगर नहीं याद है, CCGA ऐसे करके कुछ एक पूछा था शॉर्ट फॉर्म, और पूछा था ये किसका जो है इनिशिएटिव है। ठीक है, तो यूरोपियन कंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि वो भी कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो उस पर हमारे बगल में ही है, तो इफेक्ट हमको भी पड़ेगा, उसका फ़ायदा पूरे विश्व को भी होगा, तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो उनके पास लगभग 20 मिलियन यूरो का संयुक्त वित्त पोषण है और यूरोपीय संघ द्वारा यह सवित्त पोषित है। इन परियोजनाओं ने नदी के पुनरुद्धार, सतत व्यापार प्रथाओं को सीमा पर्णीय सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऐसे ही यह एक परियोजना है इंटर
रेग डेनबू ट्रांसनेशनल प्रोग्राम वित्त पोषण अमेजन ऑफ यूरोप, ये बाइक ट्रेल जो मूरा द्रवा डेन्यूब नदी के परिदृश्य के पश्चात 1250 किलोमीटर से अधिक लंबी की दूरी साइकिलिंग मार्ग ट्रेल है। फिर से सुन लीजिए, क्योंकि मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि एक बार में हो सकता है मैं पढ़ देता हूँ तो आपको समझ में ना आए, दोबारा इसलिए समझाने का प्रयास करता हूँ कि आपको पूरी तरह समझ में आए कि एक ऐसी ही परियोजना, एक पहले से एक परियोजना चल रही है यूरोप में जिसका नाम है इंटररेग डेन्यूब ट्रांसनेशनल प्रोग्राम वित्त पोषित अमेजन ऑफ यूरोप बाइक ट्रेल। ये परियोजना का नाम है इतना बड़ा, क्या नाम है? इंटररेग डेन्यूब ट्रांसनेशनल प्रोग्राम वित्त पोषित अमेजन ऑफ यूरोप बाइक ट्रेल। ये योजना का नाम है जो योजना मूरा द्रवा डेन्यूब नदी के परिदृश्य से 1250 किलोमीटर की लंबी साइकिलिंग मार्ग ट्रेल पर स्थित है। ठीक है, आप समझ में आ गया होगा। ये देख लीजिए आप, ठीक है। ये ऑस्ट्रिया है, स्लोवालिया, स्लोवानिया, कैटलोनिया, हंगरी है आपका। ये देख लीजिए, इस टाइप से है कुछ। सर्बिया, ये यूरोपियन, बेसिकली यूरोपीय कंट्री छोटे छोटे देशों में बसी हैं, एकदम पट्टी टाइप की पूरी, तो उसी हिसाब से ये दिखाया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी सब समुद्र हैं। हमने जो अभी तक में बायोस्फीयर रिजर्व डिस्कस किए हैं, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, उनका ये मैप है। भारत का सबसे छोटा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र डिब्रू साइखोवा है आपका। मैप मैं बहरहाल पढ़ दे रहा हूँ पूरी तरह से ताकि आपको और समझ में आ जाए। रण आबकक्ष ये देख लीजिए यहाँ पे है। शीत मरुस्थल ये है आपका। नंदा देवी ये है आपका। कंचनजंगा खंगचेंदोजोंगा नाम है इसका सिक्किम में। ठीक है, सिमलीपाल है आपका। अचन कमार अमरकंटक है आपका। शेषाचलम है आपका। ठीक है, नीलगिरी है आपका। अगस्त्यमलय है आपका। मन्नार की खाड़ी यहाँ पे है आपकी। सुंदरवन यहाँ पे है। नोरोक यहाँ पे है आपका। ठीक है, और दिबांग ये है आपका। ठीक, तो ये कुछ ऐसे ही हैं। मानस है आपका, ये जो हमने अभी तक डिस्कस किया था उसी का मैप है ये। ठीक है, अभी तक बायोस्फीयर रिजर्व पढ़े हमने। अब इसके बाद हमें संरक्षित क्षेत्र के विषय में पढ़ना है, और संरक्षित क्षेत्र में सबसे पहले आता है स्थान राष्ट्रीय उद्यान का। राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, और यहाँ से उठा करके पेपर देख लीजिए, गारंटेड क्वेश्चन आए हैं। और अगर आप यूपीपीसीएस के लिए जा रहे हैं, अगर आप यूपीएससी के लिए जा रहे हैं, तो एक पेपर लीजिए, उसमें नाम लिख लिए जस्ट यूपीएससी, और नाम लिखिए कि जो इन्वायरमेंट पढ़ाते थे वहाँ पर, अजीत मिश्रा मेरा नाम है, वहाँ पर लिख लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको वहाँ मिलेगा। इससे आप कह रहोगे ये तो मुझे पहले से पता है, इसमें नई बात क्या बता दी है, तो पढ़ लो। फिर नई बात नहीं है तो पढ़ लो, क्वेश्चन सही करके आओ, तब महानता है। महानता बताने में नहीं कि सब कुछ पता है, महानता तब होगी जब उस क्वेश्चन को वहाँ पर करेक्ट करके आप आ जाओगे तब। ठीक है, तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग राष्ट्रीय उद्यान अच्छे से पढ़ेंगे और स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, और राज्यों के नाम भी जानेंगे कहाँ पे कितने उस राष्ट्रीय उद्यान हैं। और उसके बाद फिर हम लोग इसी प्रकार से और आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि इसमें और वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ। वन्यजीव अभ्यारण्य तो बहुत हैं, तो उनकी एक लिस्ट आपको दे दी जाएगी, उसी को आप रट्टा मार लगा लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा। रट तो आप सब नहीं पाएंगे, इंपॉर्टेंट कुछ बता भी देंगे यहाँ पर, जो जहाँ से क्वेश्चन आए हैं और जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।